नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 30 सितंबर है और आज की तारीख का संबंध है एक प्लेन हादसे से। बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। गालिब ने यह शेर बहादुर शाह जफर की खुशामद में लिखा। अधिकतर देशों में लोकतंत्र या तानाशाही काबिज होने के बाद राजा महाराजा पुराने दौर की बात लगने लगते हैं, लेकिन परंपरा से इंसानी जुड़ाव के कारण इन बातों का चार्म आज भी है। 28 सितंबर वाले एपिसोड में तारीख के हमने आपको बहादुर शाह जफर और 1857 की क्रांति के बारे में बतलाया था। 1857 की क्रांति से शुरू हुआ इनकलाब 90 साल बाद अपने मुकाम पर पहुंचा। 1947 में अंग्रेज रुखसत हुए हमारे यहाँ से और चंद सालों में भारत की रियासतें लोकतंत्र का हिस्सा बन गई। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा प्रिवी पर्स के खात्मे तक राजा महाराजा की उपाधि सलामत थी। उधर ब्रिटेन में 1952 में राजा जॉर्ज सिक्स्थ की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बेटी लिलिबेट क्वीन एलिजाबेथ बन गई। इनकी उम्र का राज आज भी मीम्स का हिस्सा है। हालांकि किस्मत के पासे कुछ और करवट लिए होते तो एलिजाबेथ के बजाय कुर्सी पर आज कोई और होता। कहानी यूं है कि 1936 में ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम की मृत्यु हुई और उनके सबसे बड़े बेटे प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड का राज तिलक हुआ। वो ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों के राजा हुए। तब तक एडवर्ड की शादी नहीं हुई थी। जिससे उनकी शादी होती वो ब्रिटेन की रानी बनती। लेकिन 90s के फेमस पॉप बैंड यूफोरिया का गाना याद है आपको? जग बहता पानी सब आनी जानी, कितनी पुरानी राजा रानी की कहानी। इसी राजा रानी की कहानी ने किस्से में एक अलग तड़का लगा दिया। हुआ यूं कि राजा एडवर्ड जिससे रानी बनाना चाहते थे उनका नाम था वॉलेस सिम्पसन, एक अमेरिकन महिला जो 2 शादियां करके दोनों को डिवोर्स दे चुकी थी। एडवर्ड का वॉलेस पर दिल आया तो उनकी मां क्वीन मैरी की भौहें चढ़ गई। राज परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। इसके अलावा एक दिक्कत चर्च के साथ भी थी। दरअसल ब्रिटेन का राजा चर्च का भी सुप्रीम गवर्नर होता है और तब के धार्मिक माहौल में राजा 2 शादी कर चुकी महिला से शादी करे ये चर्च को कतई गवारा नहीं था। वो भी तब जब वॉलेस के दोनों पूर्व पति जिंदा थे। यहाँ तक कि ब्रिटेन की संसद, प्रधानमंत्री सब लोग इस शादी के खिलाफ थे। राजा एडवर्ड जिद पर डटे रहे कि शादी करूंगा तो सिर्फ वॉलेस से। शादी करना जरूरी भी था क्योंकि राजा शादी नहीं करेंगे तो राजा की गद्दी को वारिस कौन मिलेगा। दोनों तरफ से कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसलिए एडवर्ड ने फैसला किया कि सोने की दीवारों से बढ़कर खुशी में अपनी प्रेमिका के साथ रहने में है। उन्होंने राज परिवार से कहा कि वो राज मुकुट वापस ले लें। राजमहल ने राजा के आगे मानते हुए मुकुट वापस ले लिया और एडवर्ड ने ब्रिटेन के राजमहल से विदाई ले ली। इसके बाद एडवर्ड के छोटे भाई जॉर्ज सिक्स्थ को राजा बनाया गया। जॉर्ज पंचम के बाद जॉर्ज छठे आए, बीच में एडवर्ड्स। बाद में जब वॉलेस और एडवर्ड की हिटलर के साथ कुछ पिक्चर्स लीक हुई तो उनकी और भी बदनामी हुई। एडवर्ड के राजशाही त्यागने को लेकर उनका परिवार हमेशा उनसे नाराज रहा और बाकी जिंदगी उन्हें फ्रांस में लगभग गुमनामी में गुजारनी पड़ी। एडवर्ड का एक और छोटा भाई था प्रिंस जॉर्ज, ड्यूक ऑफ केंट। 1942 में एक प्लेन हादसे में उनकी मौत हुई। इस प्लेन हादसे के इकलौते सर्वाइवर से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के आधार पर जो दस्तावेज तैयार किए गए थे उन पर साइन करवाया गया, जिसके अनुसार एक्सीडेंट कैसे हुआ और उसकी बाकी डिटेल्स किसी को नहीं बताई जा सकती थी। इसके चलते कई और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चली कि प्रिंस जॉर्ज की मृत्यु में MI5 का हाथ था क्योंकि वो नाजियों को सीक्रेट इन्फो दे रहे थे। तरह तरह की बातें। इसके बाद 1947 में भारत की राजशाही तो खात्मे की ओर बढ़ गई। घंटी बिग बेन दी बजती रही और बकिंगम पैलेस से ब्रिटेन की 1000 साल पुरानी राजशाही चलती रही, आज भी चल रही है। और कुल मिलाकर बात यह है कि शाही परिवारों की गिनती शुरू करें तो निश्चित ही ब्रिटेन के राज परिवार का नाम सबसे ऊपर आता है। कारण कि 21वीं सदी में दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में राजशाही समाप्त हो चुकी है। ब्रिटेन का नेशनल एंथम आज भी गॉड सेव द क्वीन है। किंग हो जाता है जब किंग होता है वहाँ पे। कमाल की बात यह भी है कि ब्रिटेन इसके बावजूद एक डेमोक्रेसी है और लोगों का राज परिवार के प्रति कोई खास विद्रोह भी नहीं है। ब्रिटेन के राज परिवार का ये किस्सा इतनी डिटेल में हमने इसलिए सुना है कि आज हम जिस भारतीय ऐतिहासिक घटना की बात कर रहे हैं उनमें ये सभी शामिल हैं। बकिंगम पैलेस जैसे एक राजमहल, एक राज परिवार, एक राजमाता और एक बहू, जिसके लिए माना जाता रहा कि उसी के कारण परिवार में अलगाव पैदा हुआ और फिर हुआ एक प्लेन हादसा। अब आते हैं आज की मेन स्टोरी पर। भारत में ग्वालियर राजघराने का ठिकाना है जयविलास महल, जिसकी भव्यता बकिंगम पैलेस से कुछ कम नहीं है। 80 एकड़ में फैला हुआ यह महल कभी रजवाड़ों की राजनीति का गढ़ होता था। ब्रिटिश राज के दौरान केवल 5 राजघराने ऐसे थे जिन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। इनमें से एक था ग्वालियर राजघराना। आज़ादी के बाद ग्वालियर और आसपास की रियासतों को मिलाकर एक सूबा बनाया गया मध्य भारत नाम से।
मध्य भारत के पहले राज प्रमुख बने शिवाजीराव सिंधिया। 31 अक्टूबर 1956 को इन शाही रियासतों को मध्य प्रांत के इलाकों से मिलाकर मध्य प्रदेश नाम के राज्य का निर्माण हुआ। 1957 में देश में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने शिवाजीराव सिंधिया से उनके टिकट पर चुनाव लड़ने का आग्रह किया। शिवाजीराव नहीं माने तो उनकी पत्नी राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब ये मध्य प्रांत और मध्य भारत, इन दो जगहों का नाम आया। मैं बता दूं कि ये अलग अलग स्टेट्स थे, इनको मिलाया गया, कुछ और इलाकों को मिलाया गया और तब जाके मध्य प्रदेश बना था। बैक टू किस्सा। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डीपी मिश्र से तनातनी के चलते विजयाराजे सिंधिया ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। 1967 में उन्होंने जनसंघ ज्वाइन किया और जीतकर विधानसभा पहुंची। 1971 में दोबारा लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और इंदिरा गांधी की लहर में भी चुनाव जीतने में सफल रही। इसी साल उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने भी राजनीति में एंट्री ली और गुना से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1975 में इमरजेंसी के दौरान मां बेटे के रिश्ते में पहली बार दरार आई, जिसका कारण था कि इमरजेंसी के दौरान विजयाराजे सिंधिया को जहां जेल जाना पड़ा, वहीं माधवराव सिंधिया जेल से बचने के लिए ब्रिटेन चले गए। उनका कहना था कि मैं जिस कॉज में विश्वास नहीं करता उसके लिए जेल क्यों जाऊं। इसके बाद अपनी मां की राह की ठीक मिरर इमेज बनाते हुए, यानी ठीक उल्टे जाते हुए 1977 में उन्होंने जनसंघ से इस्तीफा दे दिया। विजयाराजे सिंधिया की तरह उन्होंने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीते। 1979 में जनता पार्टी में कलह के कारण सरकार गिरी और 1980 में चुनाव हुए। सत्ता की लहर इंदिरा की तरफ देख माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। मां विजयाराजे सिंधिया के लिए ये स्ट्राइक 2 थी। बेटे और मां के रिश्तों में तनातनी का एक बड़ा कारण था सिंधिया परिवार की अथाह जायदाद। जनता पार्टी को चंदा देने के चक्कर में विजयाराजे सिंधिया ने जयविलास महल से बहुत सा धन और जेवर बेच डाला था। साथ ही मुंबई और बाकी जगहों पर कई प्रॉपर्टीज कौने पौने दामों पर भी बेचा गया था। लेकिन प्रॉपर्टी और राजनीति इस कलह में सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह थे। विजयाराजे और माधवराव सिंधिया के बीच कलह की एक बड़ी वजह थी सिंधिया राज घराने की बहू माधवी। तब की इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार विजयाराजे माधवी से खासी नाराज रहती थी। उनके अनुसार उनके और उनके बेटे के बीच खलल डालने का काम माधवी ने ही किया है। रिपोर्ट के अनुसार माधवी के लिए उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था वो इस प्रकार हैं। मेरे सोने से भी खरे बेटे को इस लालची और घमंडी औरत ने बिगाड़ दिया। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी की करारी हार हुई। उसी साल भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। राजमाता विजयाराजे सिंधिया को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया क्योंकि उस पार्टी को फंड करने में, उसको खड़ा करने में, ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों में उनका काफ़ी रोल था। उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी उस समय जनसंघ को खड़ा करने में। ये फैक्ट है, इसको पार्टी भी मानती है। दूसरी तरफ माधवराव सिंधिया धीरे धीरे कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनते गए और राजीव गांधी के साथ उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। 1984 के लोकसभा चुनाव में माधवराव सिंधिया गुना से पर्चा भरने वाले थे, लेकिन लास्ट मिनट में उन्होंने ग्वालियर से पर्चा भर दिया। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे अटल बिहारी वाजपेयी। चुनाव में माधवराव सिंधिया अटल बिहारी वाजपेयी को 2 लाख से अधिक वोट से हरा देते हैं। विजयाराजे सिंधिया के लिए आन और शान का मसला था और इस घटना से मां बेटे के रिश्ते लगभग हमेशा के लिए टूट गए। शुरू हुआ अदालतों और वकीलों का चक्कर। झगड़ा इतना बढ़ा कि राजमाता ने अपनी वसीयत में से माधवराव सिंधिया को बाहर कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत में यहाँ तक लिखा कि माधवराव उनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके बाद माधवराव सिंधिया राजीव गांधी की सरकार में रेल मंत्री बने। उन्हीं के ज़माने में जो शताब्दी है वो चालू हुई थी। 1990 से लेकर 1993 तक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे और 1991 से 1992 तक नरसिम्हा राव सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहे। 1992 में एक प्लेन दुर्घटना के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। 25 जनवरी 2001 को विजयाराजे सिंधिया का निधन हुआ तो वसीयत के खिलाफ जाकर माधवराव सिंधिया ने उनका अंतिम संस्कार किया। उसी साल आज ही के दिन यानी 30 सितंबर 2001 को माधवराव सिंधिया भी एक प्लेन हादसे का शिकार हुए। उस दिन माधवराव सिंधिया को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करना था। दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे से दोपहर 12:49 पर एक सेस्ना एयर किंग 90 विमान ने उड़ान भरी। इसमें सिंधिया और पत्रकारों को मिलाकर कुल 8 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद खबर आई कि मैनपुरी के भैंसरौली गांव के नज़दीक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव दल पहुंचा तो उन्होंने देखा कि विमान जमीन में धंसा हुआ है। विमान का दरवाज़ा टूटकर अलग हो गया था। हादसे के कारण विमान में आग लगी थी और बारिश के बावजूद 1 घंटे तक उसमें से धुआं उठता रहा।
भयानक बारिश के कारण प्लेन कीचड़ में फंस गया था। ऐसे में गांव वालों को बुलाया गया। शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे इस हादसे में कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। सीट बेल्ट्स भी ज्यों की त्यों बंधी हुई थी, जिससे पता चलता था कि हादसा इतना अचानक हुआ था कि किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। गले में एक लॉकेट और जूतों से माधवराव सिंधिया की पहचान हो पाई। खबर लगते ही तब के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस हादसे में माधवराव सिंधिया के अलावा 2 पायलट्स विवेक गुप्ता और ऋतु मलिक की भी जान गई। 4 पत्रकार रंजन झा, गोपाल बिष्ट आज तक से, अंजू शर्मा हिंदुस्तान टाइम्स से, संजीव सिन्हा इंडियन एक्सप्रेस और सिंधिया के निजी सचिव रुपिंदर सिंह की दर्दनाक मौत हुई थी। हादसे के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन ब्लैक बॉक्स की गैर मौजूदगी के चलते दुर्घटना के कारणों का कुछ खास पता नहीं चला। उनकी मृत्यु पर ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने कुछ यूं लिखा: उनके कुलीन वंश, व्यक्तिगत आकर्षण, कलात्मकता, युवा छवि और लोकतांत्रिक राजनीति की उथल पुथल से निपटने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक जनप्रिय नेता बनाया। हो सकता है सोनिया गांधी के पास नेतृत्व की क्षमता और गांधी परिवार का नाम हो, लेकिन सिंधिया के पास वाक्पटुता थी और वो कांग्रेस के लिए भीड़ खींचने वाले नेताओं में से एक थे। जानकारों का मानना है कि अगर सिंधिया की अकाल मृत्यु न हुई होती तो 2004 में वो प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े उम्मीदवारों में से एक होते। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब आपसे तारीख के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कर रहे हैं नमस्ते। तारीख के इस एपिसोड को लिखा है हमारे दोस्त कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त राशिद ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।